सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लेकर हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और नया रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा जिसका नाम है क्वीन ऑफ टीयर्स। तो कहानी की शुरुआत में ही हमें मेल लीड ह्योनवू और फीमेल लीड हेइन की शादी दिखाई जाती है, जहाँ दोनों की काफी ज्यादा हैप्पीली एंड धूमधाम से शादी होती है। ह्योनवू अपने वॉइस ओवर से बताता है कि तब सबका कहना था कि हमारी शादी वेडिंग ऑफ द सेंचुरी है, कोरिया की सबसे अमीर और पावरफुल फैमिली की। बारिश ने एक नए एम्प्लॉय से शादी की। हम दोनों हमारी शादी से बहुत ज्यादा खुश हैं। इसके बाद ही हमें इन दोनों के बहुत सारे स्वीट सीन्स दिखाए जाते हैं। इससे हमें भी लगता है कि दोनों अपने मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा खुश है। देन हम देखते हैं कि ह्योनवू ये सब एक इंटरव्यू के दौरान बता रहा था। वो आगे बताता है कि हमारी शादी को 3 साल हो गए, पर अभी लगता है कि जैसे कल ही तो हमारी शादी हुई। लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि देश की मोस्ट पावरफुल फैमिली का हिस्सा बनकर और एक क्वीन का हस्बैंड बनकर मैं कैसा फील करता हूँ। तो इसका जवाब है कि मैं बस एक लकी इंसान जिससे मैंने प्यार किया, उससे मेरी शादी हो गई। इसके साथ ही हेइन का भी इंटरव्यू लिया जा रहा था, जिसमें वो बताती है कि मुझे पता है कि लोग आज भी गॉसिप करते हैं कि ह्योनवू ने सिर्फ मेरी फैमिली और पैसों के लिए मुझसे शादी की, पर ये सारे रूमर सिर्फ इसीलिए फैलने शुरू किए कि मैंने दुनिया के सामने अपना फेस रिवील नहीं किया था। पर अब से ये सारे रूमर्स एंड गॉसिप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं अपना फेस रिवील कर रही हूँ। जिसमें इंटरव्यूअर्स भी चुप हो जाते हैं। फिर ह्योनवू से उनकी मैरिड लाइफ के बारे में पूछा जाता है, जहाँ वो बताता है कि हमारी लाइफ भी नॉर्मल कपल्स की तरह ही है। सुबह साथ में उठते हैं, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, साथ में काम करने भी जाते हैं। इसी तरह दिन रात हम साथ में ही रहते हैं। पर असल पे हम देखते हैं कि ह्योनवू और हेइन अलग अलग कमरे में रहते हैं। घर पे तो उनकी नाक के बराबर बात होती है, खाना साथ में खाते तो हैं, पर डाइनिंग टेबल के दोनों एंड में बैठकर दोनों साथ में ऑफिस तो जाते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। हेइन इस क्वींस ग्रुप की सीईओ थी और ह्योनवू था क्वींस ग्रुप के लीगल डिपार्टमेंट का हेड, यानी वो एक लॉयर है। पर ये सब बताते हुए ह्योनवू का भी चेहरा एक पल के लिए उतर जाता है, पर फिर अपने चेहरे पर फेक स्माइल लाते हुए कहता है कि हम दोनों दिन रात एक साथ ही रहते हैं, इससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इधर हेइन से उनकी पहली मुलाकात के बारे में पूछा जाता है, तो हेइन बताती है कि 5 साल पहले मैं अब्रॉड से वापस आई थी। तब मैंने क्वींस ग्रुप ज्वाइन किया, एक इंटर्न बनकर, बिल्कुल किसी अंडरकवर एजेंट की तरह, क्योंकि मेरी असली आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी पता नहीं था। पर हेइन को तब कोई काम नहीं आता था, उसे तो फोटोकॉपियर भी चलाना नहीं आता था। अब मशीन ऑन नहीं हो रही थी, इसलिए हेइन तो उसे लात मारने लग जाती है। इसे तब ह्योनवू ने देखा था, तो वो आकर मशीन ऑन कर देता है। इसी तरह ह्योनवू ने बहुत बार हेइन की मदद की थी। हेइन कहती कि मुझे समझने में देर नहीं हुई कि ह्योनवू मुझे लाइक करता है, इसलिए मेरी मदद करने के बहाने मुझसे फ्लर्ट कर रहा है। पर जब उनकी पहली मुलाकात के बारे में ह्योनवू से पूछा जाता है, तो वो भी इसी इंसिडेंट से शुरू करता है और बताता है कि ऐसा कुछ नहीं था। हेइन फोटोकॉपियर को बहुत लात मार रही थी, तो मुझे चिंता थी उस फोटोकॉपियर की। पर इतनी बार हेइन की मदद करने के बाद मुझे हेइन के लिए भी फिक्र होने लगी, क्योंकि तब वो बस एक न्यू इंटर्न थी और उसे कुछ नहीं आता था। वो हर काम में गलती करती थी, इसलिए सब लोग उसके बारे में गॉसिप करते थे। पर तब तक हेइन भी ह्योनवू को लाइक करने लगी थी। ह्योनवू को हेइन के बारे में गॉसिप सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए एक दिन वो हेइन से कहता है अब ये गलती करना बंद करो, वरना तुम्हें कंपनी से निकाल दिया जाएगा। हेइन कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस पे ह्योनवू कहता है कि अगर तुम किसी दूसरे कंपनी में भी गई तो वहाँ से भी तुम्हें निकाल देंगे अगर तुम ऐसे ही काम करती रही तो। हेइन कुछ कहने जाती है उससे पहले ह्योनवू कहता है जब भी कोई सुपीरियर तुम्हें डांटता है तो मुझे दिल से बुरा लगता है, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। उस दिन हेइन उससे कहती है कि पर तुम्हें मेरे लिए दिल से बुरा क्यों लगता है, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों होती है। इस पे ह्योनवू से कुछ कह नहीं पा रहा था। हेइन कहती कि जब मुझे डांट पड़ती है तो भला तुम्हें क्यों मेरी फिक्र होती है। ह्योनवू तो नर्वस होने लगता है। जो हेइन उससे कहती है कि अच्छे से इस बारे में सोचना और फिर मुझे बताना ऐसा क्यों होता है। ये बोलकर वो चली जाती है। फिर रात को ऑफिस बंद होने के बाद हेइन बाहर अपने ड्राइवर को कॉल करके आने के लिए कहती है। बहुत बारिश हो रही थी, तभी ह्योनवू यहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास अम्ब्रेला नहीं है। हेइन कहती है नहीं, तो ह्योनवू से अपना अम्ब्रेला ऑफर करता है और कहता है कि तुम्हें हमेशा मदद की जरूरत पड़ती है और तुम्हें परेशान देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। उसने हेइन उससे पूछती है कि पहले तो तुम्हें मेरी फिक्र होती थी और अब तुम मुझे परेशानी में देख नहीं सकते, ऐसा क्यों। ह्योनवू से हिम्मत करके बताने लगता है कि मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम इससे अनकंफर्टेबल फील करोगी, बट मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल का ग्रेजुएट हूँ। मेरा घर है योंगदुरी टाउन में, जहाँ मेरी फैमिली रहती है। मेरे पेरेंट्स पूरे टाउन में बहुत रिस्पेक्टेड हैं। हमारे पास 35 से भी ज्यादा गाय है और मैंने यहाँ शहर में 2 साल के लिए एक अपार्टमेंट लीज पे भी लिया है, यानी मुझे हर महीने रेंट पे करने की भी चिंता नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, मेरा मतलब बस यही था कि मेरे पास अच्छे खासे कुछ सेविंग्स हैं। हेइन पूछती फिर तुम कहना क्या चाहते हो। ह्योनवू कहते कि अगर तुम्हें इस जॉब से निकाल भी दिया गया और अगर आगे तुम्हें कोई जॉब नहीं मिली तब भी मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। जिसमें हेइन थोड़ी सरप्राइज्ड होती है। ह्योनवू कहता है कि ऑनेस्टली कहूँ तो मैं हमेशा से ही यही चाहता था कि मेरी फ्यूचर वाइफ भी जॉब करे, पर अगर वो तुम होगी तो मैं अकेले भी जॉब करके हमारा घर चला लूंगा। हेइन तो उसका कन्फ्यूजन सुनकर शॉक्ड रह जाती है। उसे कुछ कहने जाती है पर उससे पहले ही ह्योनवू से कह देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। अब हेइन भी उसे कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। जिसमें ह्योनवू कहता है कि तुम्हें आज जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए ज्यादा प्रेशर मत लेना। ये बोलकर उसे अपना अम्ब्रेला देता है और कहता है कि भीगना मत। हेइन उससे अम्ब्रेला नहीं ले रही थी, उसे कुछ कहने जाती है पर उससे पहले ही ह्योनवू कहता है कि अपना ख्याल रखना और ये बोलकर वो बारिश में ही निकल जाता है। उसे जाते हुए देखकर हेइन कहती है कि मैं तो कह रही थी कि मेरा ड्राइवर मुझे पिक करने के लिए आने वाला है। पर इसके बाद तो हेइन और ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी और ह्योनवू को लाइक करने लगी थी। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, हेइन बताती है कि ऐसे हमारी लव
स्टोरी की शुरुआत हुई थी। हमने काफी टाइम तक डेट किया, पर जैसे उसे मेरी फैमिली के बारे में पता चला, वो रिजाइन देकर अपने होम टाउन चला गया। मेरे कॉल्स इग्नोर करने लगे, उससे बात करना बंद कर दिया। फ्लैशबैक में हम देखते हैं यॉनवू अपने रूम में था और हेइन को ही याद कर रहा था। तभी उसके फोन पर हेइन का मैसेज आता है जिसमें वो यॉनवू को बाहर आने के लिए कहती है। तभी यॉनवू को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। बाहर आकर देखता है तो उनके खेत में एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है, जिसमें से हेइन निकलती है, जिसे देख टाउन के सब लोग तो हैरान रह जाते हैं। दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। हेइन चिल्लाकर कहती कि क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे। अब यॉनवू भी उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए वो भाग कर जाता है, उसे गले लगा लेता है, इससे दोनों ही बहुत खुश होते हैं। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, यॉनवू बताता है कि उस दिन हेइन को देखकर ऐसा लगा था कि वो हेवन से उतरी कोई एंजल है, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। इंटरव्यूअर पूछते कि पहले ब्यूटीफुल लगती थी यानी कि अब नहीं लगती। उसने यॉनवू थोड़ा नर्वस होते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है, वो तो अभी एक एंजल ही है। मैंने आपको इतनी बार बताया ना कि मैं अपनी शादी में बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं और हेइन एक बहुत ही अच्छी मैरिड लाइफ बिता रहे हैं। अभी हम दोनों एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं जितना 3 साल पहले करते थे। पर यॉनवू को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रहा था। अब आखिर इनके बीच क्या प्रॉब्लम है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। पर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि यॉनवू के कुछ कलीग्स जो कि उसके लॉ स्कूल के फ्रेंड्स भी थे, और ये सब भी यॉनवू के साथ क्वींस ग्रुप की लीगल टीम में ही थे। तो एक फ्रेंड बाकियों को बताता है कि यॉनवू हेइन को डिवोर्स देने वाला है और वो चाहता है कि हम में से कोई उसका अटॉर्नी बने और उसके डिवोर्स सेटलमेंट को पूरा करे। लेकिन ये सभी बहाना मारने लग जाते हैं। पर असल में ये सब क्वींस ग्रुप से डरते थे, क्योंकि अगर इन्होंने कोर्ट में यॉनवू की साइड ली मतलब होगा क्वींस ग्रुप को अपोज करना, और आज तक जिसने भी क्वींस ग्रुप से पंगा लिया है वो बर्बाद हो चुका है। इसीलिए ये सभी कहते हैं कि आखिर यॉनवू भी तो एक लॉयर है, तो क्यों ना वो खुद ही ये केस लड़े। और ये सभी एक बात से हैरान होते हैं कि आखिर यॉनवू को डिवोर्स क्यों चाहिए। वो तो एक ड्रीम लाइफ जी रहा है, कोरिया की सबसे अमीर फैमिली का दामाद बनकर। कोई पागल ही होगा जो ऐसी जिंदगी छोड़ना चाहेगा और क्वींस ग्रुप के खिलाफ जाएगा। इसके बाद हम हेइन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस आती है और अपने असिस्टेंट से पूछती है क्या मुझे 1 ट्रिलियन क्लब की ओर से ग्रुप चैट का इनवाइट आया। असिस्टेंट बताती कि नहीं, क्योंकि हमारी मंथली सेल 900 बिलियन का है। हेइन कहती इतना भी बड़ा डिफरेंस नहीं है, 1 ट्रिलियन होने में बस 100 बिलियन का फर्क था। और एक इंटरनेशनल ब्रांड है हर्षाइना करके, जो सिर्फ उन्हीं कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करता है जो इस 1 ट्रिलियन क्लब में होता है। इसलिए हेइन डिसाइड करती है कि जिन ब्रांड्स का अच्छा सेल नहीं होता वो उन सारे ब्रांड्स को अपनी कंपनी से कट ऑफ कर देगी। तो हेइन तुरंत एक मीटिंग बुलाती है जहाँ से उनके कंपनी के उन सारे ब्रांड्स का नाम मिल जाता है जिनकी सेल कम है। वो इन सारे ब्रांड्स को बंद करने का ऑर्डर देती है। पर एक डायरेक्टर बताते हैं कि हमने लीगल टीम से बात की इस बारे में, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम इन ब्रांड्स को ऐसे अचानक बंद नहीं कर सकते। हेइन गुस्से में पूछते कि किसने कहा, तो डायरेक्टर बताते हैं कि मिस्टर यॉनवू ने। जिसके अगले ही सीन में हेइन की असिस्टेंट यॉनवू के डिपार्टमेंट में जाती है और उसे बताते हैं कि सीईओ आपसे मिलना चाहती है। यॉनवू कहता है कि मैं अभी मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर बाद जाऊंगा। और तभी एक दूसरा डायरेक्टर आकर बताता है सीईओ काफी अपसेट है, इसीलिए आपको जल्दी से आने के लिए कहा है। यॉनवू का वहाँ पे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। यॉनवू काफी चिढ़ा हुआ भी था, पर फिर भी वो चला जाता है। जहाँ हेइन उसे पूछते कि आखिर हम उन ब्रांड्स को क्यों नहीं बंद कर सकते जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। यॉनवू उसे बताता है कि उन सारे ब्रांड्स ने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, हम उन ब्रांड्स को ऐसे ही बंद करके नहीं निकाल सकते। हेइन कहती है कि उन सारे ब्रांड्स के खिलाफ लॉ सूट फाइल करो। यॉनवू कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, हम उनसे जीत नहीं सकते। अभी लॉज बहुत बदल चुके हैं, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने पावर्स का मिसयूज ना करे, इसके लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। हेइन पूछते कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने पावर्स का मिसयूज कर रही हूँ। यॉनवू कहने जाता है कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, पर उसे रोकते हुए हेइन कहते कि क्या तुम्हें लगता है कि हमारी कंपनी कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रांड से हमें कोई प्रॉफिट ना हो, उन्हें हम फिर भी अपने साथ रखें और अपना खुद का नुकसान करें। यॉनवू बताता है कि सेल्स डिपार्टमेंट में गड़बड़ी है, वो लोग उन ब्रांड्स को ज्यादा प्रमोट नहीं करते, इससे लोगों को उन ब्रांड्स के बारे में पता ही नहीं चलता, जिस वजह से उनकी सेल्स कम होती है। इसके लिए भी वो ब्रांड्स हमारे खिलाफ कंप्लेन कर सकती है, वो लोग मीडिया में भी जा सकते हैं, इवन हमारे खिलाफ केस भी कर सकते हैं, जिससे हमारे लिए प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे अच्छा होगा कि हम उन ब्रांड्स को हेल्प करें, उन ब्रांड्स को अच्छे से प्रमोट करने में, जिससे हमारी सेल्स बढ़ सके। उसने हेइन से कहती कि मिस्टर यॉनवू, क्या मैंने आपसे कोई एडवाइस मांगी? मैं आपको बता रही हूँ उन ब्रांड्स को बंद करने के लिए। अगर वो लोग नहीं मानते तो उन पे केस करो और उनके खिलाफ केस जीतो, जो आपकी लीगल टीम की जिम्मेदारी है। यॉनवू को काफी गुस्सा तो आता है, पर फिर भी वो यस मैम कहता है। उसके बाद ही हेइन चली जाती है, तो यॉनवू भी उसके बाद चला जाता है। वो लिफ्ट में जाता है, तभी उसके पास हेइन आती है जो लिफ्ट बंद कर देती है। उसे कहते कि क्या तुम्हें बहुत ज्यादा जल्दी है दूसरों के सामने ये दिखाने की कि हम दोनों में बनती नहीं है। यॉनवू कहते कि हमारे रिलेशनशिप से इसका कोई लेना देना नहीं है। हेइन कहते कि तभी तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो, मैं जिस स्टोर मैनेजर को निकालने वाली थी तुमने पहले उसे मेरे बारे में वार्निंग दे दिया। यॉनवू कहते कि वो मैनेजर हमारे साथ बहुत पहले से काम करते हैं, वो अभी बहुत हार्ड वर्किंग है, छोटी सी गलती के लिए उन्हें निकालना सही नहीं है। हेइन कहती कि तुम कुछ ज्यादा ही काइंड हो और तुम्हें दूसरों की इतनी ज्यादा फिक्र है, क्या तुम उनके लिए कोई हीरो बनना चाहते हो? दूसरों के बारे में सोचना छोड़ो और अपने करीबियों के बारे में सोचो। यॉनवू कहता है क्या तुम अपनी बात कर रही हो? अगर हाँ तो क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों के बीच कोई ऐसा करीबी रिश्ता है? हेइन के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। यॉनवू कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, 1 घंटे में मुझे लॉन्च में आकर मिलो। हेइन
हेइन ठीक है कहकर गुस्से में चली जाती है तो योनवू उसके आने का इंतजार करने लगता है, लेकिन 1 घंटे से शाम हो जाती है, फिर रात हो जाती है। इसलिए योनवू अपने केबिन में लौट आता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो अपना डिवोर्स पेपर तैयार करता है। इसी के साथ ही पार्ट 1 का एंड यहीं पर होता है। तो आखिर इन 3 सालों में ऐसा क्या हो गया जो अपने शादी तक एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, पर आज डिवोर्स की नौबत आ गई। देखेंगे हम अगले पार्ट्स में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल।